बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ेंगे और आज हमने अल्लाह के फजल व करम से जो है वो यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 2 में बेटा आप लोगों ने के जो चैप्टर का नाम है वो है होमियोस्टैसिस। अब जो होमियोस्टैसिस होता है वो उसकी आज हम तारीफ भी पढ़ेंगे। आज हमने 4 डेफिनेशन पढ़नी है और चारों की चारों डेफिनेशन आपने सुनने के बाद कोशिश करना है कि उसको ज़ुबानी लिखना। पहली डेफिनेशन जो आप लोगों की है जो बुक में है वो है एक्सक्रेशन। कि एक्सक्रेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सक्रेशन क्या होता है। अब जो एक्सक्रेशन होता है वो फालतू मादों का अखराज होता है। फालतू मादों का अखराज कि फालतू मादे क्या होता है। अब जब हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम जब खुराक खा लेते हैं तो मेटा टूटना शुरू हो जाती है। जब वो टूटना शुरू हो जाती है तो टूटने के बाद उससे एनर्जी निकाल के खून में शामिल कर दी जाती है। बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट बच जाता है, बाकी जो फालतू मादा बच जाता है, तो जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट यानी मेटाबॉलिज्म के फालतू मादों का अखराज एक्सक्रेशन कहलाता है। तो जिस्म से फालतू मादों का अखराज एक्सक्रेशन कहलाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का जिस्म से निकल जाना जो है वो एक्सक्रेशन कहलाता है। इसके अलावा हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है आपके चैप्टर का नाम। आपके चैप्टर का जो नाम है वो है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस। अब जो आप लोगों का होमियोस्टैसिस है, होमियोस्टैसिस इसकी तरीफ ये है कि जिस्म के बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी माहौल में एतदाल कायम रहना होमियोस्टैसिस कहलाता है। कि सर्दी बाहर क्या होता है? बाहर टेम्परेचर कम हो जाता है। हमारे जिस्म में जो टेम्परेचर लेवल है वो मैंने आप लोगों को पहले भी टॉपिक मुझे बताया था, तो समझाया था, वो 37 सेल्सियस ग्रेड होता है। अब जब बाहर वाले माहौल में सर्दियों में टेम्परेचर फर्ज करें 20 है, 25 है, मतलब अब बाहर वाले माहौल में तो 20-25 टेम्परेचर है, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर का माहौल 20-25 नहीं हो सकता। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी तभी गुजार सकते हैं जब 37 सेल्सियस ग्रेड टेम्परेचर है। तो अब होता क्या है कि बैरूनी माहौल के में टेम्परेचर गर्मियों में 42 तक भी पहुंच जाता है, 40 तक भी पहुंच जाता है। अब जब टेम्परेचर बाहर वाला 40 तक पहुंच गया है तो इसका मतलब ये हरकत नहीं है कि 37 जो है वो अंदर हमारे जिस्म में 40 हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे बैरूनी माहौल में टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के बावजूद हमारे अंदरूनी माहौल में हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर 37 रहना ही असल में होमियोस्टैसिस है। और ये 37 सेल्सियस कैसे रहता है, ये है हमारा असल टॉपिक जो हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है कि हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल कैसे निकलते हैं, हमारा टेम्परेचर का इतदाल कायम कैसे रहता है। अब जैसे हम बात जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने खाना खाया, खाने में कोई एक बंदा 1 रोटी खा लेता है, कोई 2 खा लेता है, कोई 3 खा लेता है। हर बंदा अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी भूख के मुताबिक जो है वो खाना खा लेता है। अब हमारे जिस्म में जब हम खाना खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बढ़ जाता है। उसके साथ ही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ग्लूकोज की मिकदार भी जिस्म में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब मैदे में कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद उससे ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में निकलने के बावजूद जिस्म के खून में ग्लूकोज का लेवल एक जैसा रहता है। जैसे 1 ग्राम फी लीटर ग्लूकोज का लेवल है कि अगर आप खून के 1 लीटर में ग्लूकोज की वैल्यू देखें तो वो 1 ग्राम होनी चाहिए। अगर ये मतलब 1 ग्राम से बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़ियाबेतस के मरीज हैं, आपको शुगर की बीमारी होगी। क्योंकि जिस्म में
ग्लूकोज लेवल, खून में ग्लूकोज लेवल उतना ही रहता है जितना कि एतदाल में जरूरी है। ये हरकत नहीं होता कि हम अगर मतलब करें हमने पानी ज़्यादा पी लिया तो हमारा खून पतला हो गया, हमने पानी नहीं पिया तो गाढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। खून के अंदर जो खून का जो गाढ़ापन है वो उतना ही रहता है जितना आप लोगों के एतदाल के लिए ज़रूरी है। खून में ग्लूकोज लेवल उतना ही रहता है चाहे आप खाना खाया है या नहीं खाया। तो ये है हमारा होम्योस्टैसिस, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये होम्योस्टैसिस कैसे होता है। हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है वो है ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन क्या होता है? जो ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा है थर्मोरेगुलेशन। आप लोगों को रेगुलेशन से कुछ बात समझ में आ रही होगी कि रेगुलर चीजों का जिस्म के अंदर से निकल जाना। जैसे जिस्म के फ्लूइड क्या है? जिस्म के दो फ्लूइड हैं, एक है खून और दूसरे फ्लूइड हैं पानी वगैरह भी हमारे जिस्म में मौजूद होता है। तो जिस्म के फ्लूइड में जो है वो पानी का तवाज़ुन जो है वो कायम रहना कि हमारे जिस्म में खून है, खून में अगर तो खून है, खून में पानी की मिकदार जितनी चाहिए उतनी रहती है, प्लस उसके अंदर नमकियात की मिकदार उतनी रहती है जितनी खून को चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिस्म में जो ऑस्मोरेगुलेशन काम कर रही है, तो जिस्म के फ्लूइड में खून वगैरह में पानी और नमकियात का तवाज़ुन, पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़ुन कायम रहना, ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। थर्मोरेगुलेशन असल में थर्म कहते हैं किसी गर्म चीज़ को, जैसे आप थर्मस कहते हैं, आप कहते हैं थर्मस में उसमें गर्म चीज़ हम डाल देते हैं वो गर्म ही रहती है, तो उससे निकला है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में जिस्म के दर्जा हरारत का एतदाल कायम रहना, यानी जिस्म की अंदरूनी दर्जा हरारत का तवाज़ुन कायम रखना बैरूनी दर्जा हरारत में तब्दीली आने के बावजूद, इसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है ना वो होम्योस्टैसिस के हिस्से हैं, और होम्योस्टैसिस के हिस्से होने के साथ इसलिए इनको अलग अलग हिस्सों में दो नामों से पुकार दिया जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन। तो ये थी हमारी तीसरी और ये हमारी चौथी डेफिनेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जिस्म के खून और फ्लूइड में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रखना ऑस्मोरेगुलेशन, और जिस्म के बैरूनी माहौल के बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद, दर्जा हरारत तब्दील होने के बावजूद जिस्म के अंदर दर्जा हरारत का तवाज़ुन कायम रहना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। और जो आपको तारीफ मिली है ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में आपने जो तारीफ जब करनी है वो आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें आपको ऑस्मोरेगुलेशन के बाद असल में ऑस्मोरेगुलेशन जो है इसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रहता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन में पानी में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रहता है तो ऑस्मोरेगुलेशन है, और ये तवाज़ुन कायम रखने के लिए ऑस्मोसिस इस्तेमाल होती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस की वजह से जो नमकियात और पानी है वो सेल से बाहर भी निकल जाते हैं और सेल के अंदर भी आते हैं। तो वो अमल जिसके ज़रिए से खून सेल से पानी और नमकियात बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं ऑस्मोसिस है, और उस ऑस्मोसिस की वजह से जो अंदर का पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम रहता है वो ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोसिस का ही एक हिस्सा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही हमने नया चैप्टर पढ़ा था। कोई भी सवाल हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में बेटा फिर मिलते हैं। खुदा।